ये जितने भी पेन और तुम शीट देख रहे हो ना, ये मैंने 4 से 5 मंथ के अंदर खत्म की थी। वो द शीट जो कि मैंने अपने नीट के टाइम पे बनाई थी, जो मुझे ना लास्ट के टाइम तक जिसने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, कि डे को ट्रैक करता था ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया। तो उसके लिए मैंने ये शीट बनाई थी जो कि थी 60 डे चैलेंज। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम किसी भी एग्जाम को तुम्हें क्रैक करना है ना, तो तुम्हें किसी न किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो चीज मिलेगी। मैंने टेस्ट को एनालिसिस किया था, उसके एनालिसिस करने के बाद मैंने शीट बनाई थी ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट टेस्ट में गलतियां रिपीट ना करूँ। सबसे बड़ा कसम जो मैंने अपने आप से खाया था ना, कि कुछ भी हो जाए मैं कोई भी टेस्ट को छोड़ूंगा नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैंने 4 से 5 महीने के अंदर नीट क्लियर किया था। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से बच्चे ये पूछ रहे कि भैया आपने ऐसा क्या किया था। ऑल्दो मैंने पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो अपने इस पॉडकास्ट के अंदर बता रखी है, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बट आज ना मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सच में मैंने ये सब चीजें की थी या नहीं किए थे, और तुम्हें क्या इसे सीखना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना कुछ बेसिक थिंग्स होती है, अगर तुम वो फुलफिल कर लेते हो ना, तुम कोई सा भी एग्जाम ले लो डेफिनेटली तुम क्लियर कर जाओगे। पहली चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो है रूटीन, कि तुम पूरे दिन कर क्या रहे हो और क्या तुम अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरी थिंग है लेक्चर, जिसे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि तुम टीचर किसको फॉलो कर रहे हो। तीसरी चीज आती है कि तुम नोट्स बना भी रहे हो या तुम्हें बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि तुम डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगली थिंग जो कि किसी भी एग्जाम का बेस बनाती है वो है टेस्ट। टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है क्या तुम इसकी एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब ये सब करने के बाद ना एक छोटी सी चीज जो बच्चा हमेशा मिस करता है, क्या वो उस टेस्ट को सुधारने के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब करने के बाद एक छोटी सी चीज जो बच्चा मिस कर देता है ना वो है रिवीजन। ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें आज की पूरी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं तुम बच्चों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम में से जिसने भी अभी नीट 2026 का पेपर दिया है ना, एक बार तुम उस पेपर को लेके दोबारा बैठो, ये चीज चेक करो कि तुमने उस पेपर से क्या सीखा। मैंने सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने जो 2023 का पेपर दिया था ना, उससे मैंने क्या सीखा मैं तुम्हें विद प्रूफ दिखाता हूँ। दिस वाज द डायरी जिसमें मैं अपने डेली रूटीन और जो भी चीज मैं फॉलो करना होता था मैं इस पे हमेशा सारी चीजें मैं लिखता था, बाकायदा लिखता था। ठीक है, सो दिस इज द पेज। इसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अगर तुम्हें ये विजुअल नहीं हो पा रहा ना यहाँ पे भी, तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इन सबकी जितनी भी चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, दिस वाज द थिंग। यहाँ पे तुम देखो लिखा हुआ है कि एनालिसिस ऑफ 2023, एनालिसिस ऑफ 2023, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 23 गलतियां निकाली है। मतलब उस पेपर से मैंने टोटल 23 चीजें सीखी थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी, सिली मिस्टेक से लेके प्रेशर से लेके माइंड ब्लैंक तक, जो भी तुम्हें फील हो रहा है ना, छोटी से छोटी गलती तुम सारी की सारी चीजें लिख दो। ठीक है, अब इससे क्या हुआ तुम्हें पता रहेगा कि तुमने 2026 में जो तुमने पेपर दिया था, जो मैंने 23 में पेपर दिया था, उसमें मैंने क्या गलती करी थी और मुझे पूरे साल किस चीज के ऊपर काम करना है। अब इसके बाद जो तुम्हें नेक्स्ट चीज ये करनी है कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या तुम्हें बेसिक चीज चाहिए ताकि तुम अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सको। अब इसके लिए मैंने क्या किया था, अपनी शीट निकाली थी और मैंने इसमें लिखा था कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। पूरी की पूरी शीट थी जिसमें मैंने लिखा था कि यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा, बाकी तुम टेलीग्राम पे देख सकते हो उसको, कि मुझे 12th में क्या करना था, फिजिक्स में मुझे क्या करना था, केमिस्ट्री में मुझे क्या करना था, बायो में मुझे क्या करना था। ये सारी की सारी चीजें मैंने लिखी थी ताकि मुझे एक पूरा का पूरा डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद तुम अपने ऊपर टाइम सेट करो, एक टाइम लिमिट लगाओ कि मुझे कोई भी चैप्टर हो गया या कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो अपनी दिसंबर में शुरू करी थी, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया था छोटा सा। ठीक है, इस टाइम टेबल में लिखा था कि मैंने मुझे दिसंबर और जनवरी में मुझे कैसे भी करके अपना 11th खत्म कर लेना है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी तक मुझे अपना 11th खत्म कर लेना है, फिर बाकी का फेब में और मार्च में मुझे 12th खत्म कर लेना है, और बाकी जो टाइम मेरे पास बचेगा उसमें मुझे रिवीजन और टेस्ट देना है। ये डेडलाइन मुझे मिल गई थी कि मुझे इस टाइम तक मुझे चीजें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब देखो अगली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मैं मानता हूँ वो है डेली रूटीन। ठीक है, क्या क्या बेसिक चीजें तुम्हारे डेली रूटीन में होना चाहिए ताकि वो तुम्हें एग्जाम में क्रैक करने में तुम्हें हेल्प कर सके। मैं हमेशा मानता हूँ अगर तुम किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो ना, तो ओनली थिंग जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जल्दी उठना। ये दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने लिखा था अपने डेली रूटीन में, जो कि होना ही चाहिए मेरे किसी भी डेली रूटीन में। इसकी फोटो तुम देख लो, अगर तुम्हें नहीं दिखा तो मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हमेशा अपने डेली रूटीन में करता था। अब बात आती थी कि ये डेली
रूटीन तो मैंने लिख दिया, तो इनको ट्रैक कैसे करूँ? तो उसे ट्रैकिंग करने के लिए ना मैंने ये शीट बनाई थी। ये शीट थी मेरी 60 डे चैलेंज। तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसमें तुम डेट भी देख सकते हो 01/0/2024। ठीक है, इसकी फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा। ये पूरा बाकायदा जो शीट है। अब ये शीट पे ना मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, ऑल्दो ये चीज़ें मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो मेरे साथ चीज़ें करते भी है। तो इससे ना मुझे पूरा का पूरा ट्रैक मिल जाता था कि मैं जो जो चीज़ मैंने लिखी है अपने डेली रूटीन के अंदर, क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इस चीज़ को जरूर फॉलो करो। अगर तुम ये चैलेंज लेते हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन से तुम ज़्यादा ही काम करोगे और तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें डेली आवर्स, तुम कितने डेली आवर्स पढ़ रहे हो और तुम्हें कितना इंक्रीज करना है। ये एक शीट ये रही, और अगली जो शीट थी जो मैंने बनाई थी मार्च और अप्रैल के लिए, वो ये रही। ठीक है, ये 3 शीट, एक शीट है वो एक्चुअली खो चुकी है तो मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 शीट हो गई। अब मेरे 2 काम हो चुका था, पहले रूटीन का और मेरा ट्रैक करने का। अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो है कि तुम्हें लेक्चर किससे देखने। मैंने आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चे ना स्विच करते रहते हैं। अभी के अभी तुम कमेंट में ये चीज़ लिखो कि तुम कौन से टीचर को फॉलो करने वाले हो। बाकायदा जो मैंने फॉलो किया था टीचर, फिजिक्स के लिए मैंने MR सर को फॉलो किया था, केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऋतिक सर को फॉलो किया था, अनुष्का मैम को, डोली मैम को किया था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने विशाल तिवारी सर को फॉलो किया था। बाकी तुम पंकज सर को और मोहित सर को भी फॉलो कर सकते हो। बायो के लिए ओनली टीचर जिस पे मुझे अभी भी विश्वास है वो है तरुण सर। उससे बेस्ट तुम्हें कोई भी बायो पढ़ा नहीं सकता। और अगर तुम्हें NCERT समझनी है तो NCERT को समझने के लिए तुम गरिमा मैम की NCERT हाईलाइटिंग सीरीज को देख सकते हो। मैंने ना इन सबको फिक्स कर लिया था और मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैंने इनको लिखा है तो मैं इनको ही फॉलो करूंगा, मैं किसी के भी बोलने पे इधर उधर शिफ्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई थी। अब अगली चीज़ आती है कि नोट्स हम क्या करें, नोट्स हम बनाएं या ना बनाएं। देखो मैं तुम्हें कहूँगा फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए नोट्स बना लो। ठीक है, बायो के लिए मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि नोट्स बनाओ क्योंकि तुम्हारी NCERT सफिशिएंट है। बट तुम कोई कंसेप्चुअल वाला पार्ट होगा, जैसे कोई भी C3 साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, C4 साइकिल, क्रैब्स साइकिल हो गया, या फिर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में जो हाइपोथेसिस हो गई, वो सारी चीज़ समझने के लिए ना तुम उसके नोट्स बना सकते हो क्योंकि वो समझने वाला पार्ट होता है। बट जो चीज़ रटने वाली है ना, उसके नोट्स मत बनाओ, उसे तुम डायरेक्ट NCERT से ही करो। और NCERT समझने के लिए तुम एक बार गरिमा मैम की NCERT हाईलाइटिंग सीरीज देख लो, तुम्हें यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। ऑर्गेनिक के लिए तो ऑर्गेनिक के प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ। बट अगर तुम 12th की नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि 12th की जितनी भी चीज़ें ना वो आराम से NCERT के अंदर दी हुई है। इनऑर्गेनिक के लिए मैं तुम्हें कहूँगा कि जो P ब्लॉक हो गया और जो तुम्हारा DNF ब्लॉक हो गया, उसके नोट्स मत बनाओ, वो पूरा का पूरा जो है ना NCERT बेस्ड ही आता है। तुम डायरेक्ट NCERT से ही करो। बाकी तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, और जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गई, इसके तुम नोट्स बना सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है DPPs और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। देखो मैं तुम्हें कहूँगा कि ना बच्चे सबसे बड़ी गलती ना यहाँ पे करना शुरू करते हैं कि वो ना लाखों टाइप के DPPs हो गए या क्वेश्चन प्रैक्टिस को ले लेते हैं। कहते हैं कि भाई मैं आकाश के मॉड्यूल भी कर लूँगा, मैं LN के भी कर लूँगा, मैं PW के भी कर लूँगा, मैं किसी MTG भी कर लूँगा, मैं फिंगर टिप्स भी कर लूँगा, मैं PW की जो NCERT पंच होती है वो भी कर लूँगा। भाई ये बात समझो कि तुम्हारे पास टाइम 1 साल का ही है, तुम्हें 1 साल के अंदर सारी की सारी चीज़ें वो करना पॉसिबल नहीं है। बट वही चीज़ करो जो कि रेलिवेंट है। अगर तुम मेरी मानो ना, मैं तुम्हें कहूँगा अगर तुम किसी बैच में एनरोल्ड हो तो उस बैच के DPPs करो और PYQs करो और टेस्ट दो। अभी इनिशियली टाइम पे तुम्हें ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम अपना रूटीन बनाओ और ट्रैक बनाओ। जब तुम्हारा रूटीन और ट्रैक और कंसेप्ट बन जाएगा ना, तब तुम हाई लेवल के क्वेश्चन करना अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे कि क्या हम जे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें। अभी मत करो भाई, अभी मैं तुम्हें मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम उसके हिसाब से तैयार नहीं हो। तैयार का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारे कंसेप्ट बनते रहेंगे, तुम बाकी चैप्टर्स को पढ़ लोगे और उन्हें इंटर रिलेट कर लोगे ना, तब तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी तुम ये देखो क्या तुम NCERT बेस्ड क्वेश्चन, नीट के PYQ जो तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो तुम ये बोर्ड का पूरा डब्बा है जिसमें ना मैंने अपने सारे के सारे पेन जो मैंने पूरे साल जो 4 से 5 महीने में मैंने खत्म किए ना, ये सारे के सारे शीट्स हैं, ये सारे के सारे पेन है जो मैंने यूज़ करे थे। नॉट ओनली दिस थिंग, ये तुम शीट देख सकते हो। इस शीट के अंदर बाकायदा मैंने हर जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था ना, वो सारे के सारे शीट पे लिखता था। और तुम देखोगे हर एक शीट के ऊपर ना 200 क्वेश्चन होंगे लगभग। दोनों को मैं मिला दूँ, आगे पीछे मिला दूँ तो ये हो जाए 400 क्वेश्चन। और ये ऑलमोस्ट अगर मैं तुम्हें गिनाऊँ ना, ये 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रूफ है कि मैंने 4 से 5 महीने में इतनी मेहनत करी है, तब जाके मुझे ये सीट मिली है MBBS की। और तुम मानोगे नहीं, ये पेन भी है जो कि मैंने अपने पास रखे थे, जो भी मैं यूज़ करता था। तुम ये मान लो कि 4 से 5 महीने में लगभग मैंने 60 से ज़्यादा पेन खत्म कर लिया है। अब तुम ये बताओ कि मैं एक पेन को कितने टाइम में आराम से खत्म कर लेता था। मैं बताऊँ ना, तो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये कम है, क्योंकि मेरे पास एक नीट प्रेप का ऐप भी था जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन ऑनलाइन अटेम्प्ट करता था, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे अपने 4 से 5 महीने
बनने की प्रिपरेशन में। ठीक है, दिस इज ऑल द प्रूफ जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और तुम मानोगे नहीं, मैंने ना कभी भी 10 तरह के रिसोर्सेज पे नहीं गया, मैं हमेशा एक ही रिसोर्सेज को बार बार अटेम्प्ट करता था, तब जाके मेरे को कोई कंसेप्ट दिमाग के अंदर बैठ पाता था और मैं चीज़ें याद रख पाता था। और मैं तुम्हें यही कहूँगा, इनिशियली टाइम पे यही चीज़ फॉलो करो, तभी जाके तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी गलतियाँ क्या है और क्या नहीं है, वो है टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जब मैंने ना अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, मैंने ना अपने आप से एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस ये था कि कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेबस पूरा हो या ना हो, मैं टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने अपने नीट के ड्रॉप ईयर में लिया था। अगर मैं कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं लेता और अपने आप से प्रॉमिस नहीं करता ना, तो आई थिंक आज मैं भी एक ड्रॉपर होता, अब तक नीट मेरे से क्लियर नहीं होता। तो कोई भी टेस्ट हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारा सिलेबस कितना भी पूरा क्यों ना हो, उसे अटेम्प्ट करो। और तुम मानोगे नहीं, दिस वर ऑल द टेस्ट जो कि मैंने अपने नीट के टाइम पे अटेम्प्ट करे थे। ये कोई 1 2 3 4 टेस्ट नहीं है, ये वो टेस्ट है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से अलग थे। अब तुम खुद सोचो, मेरे जो क्वेश्चंस हो गए जो मैंने अटेम्प्ट करे या जो मैंने ऑनलाइन अटेम्प्ट करे और जो टेस्ट को मिला के मैंने कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब जाके मेरे नीट के अंदर 705 नंबर आया। अब तुम खुद सोचो कि जिस बच्चे ने 720 किए होंगे या फिर जो बच्चा मेहनत करता है उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और तुम ये सोचते हो कि तुमने बस 10 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर लिए, तुम वहीं पर ही फूलने लग जाते हो। तो बाकी देखो, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं ना, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। अब टेस्ट देने के बाद ना अगली चीज़ जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस करी थी ना, वो थी टेस्ट को एनालिसिस करनी। मैंने एक शीट बनाई थी जिसके ऊपर मैंने एक चीज़ लिखा था, इफ़ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू जस्ट वेस्ट योर टेस्ट, सो डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। ये एक ऐसी लाइन थी जो कि मुझे एक सर ने दी थी। बाकी अगर तुम उन सर को जानते हो ना, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जिनको मैंने बहुत शिद्दत से फॉलो किया था। और मैं सच बता रहा हूँ, उनके इस छोटे से कोट ने ना मेरी पूरी लाइफ बदल दी थी। कि मैं कोई सा भी टेस्ट अगर मैं दे रहा हूँ, अगर 3 घंटे लगा रहा हूँ, 4 घंटे लगा रहा हूँ किसी एक टेस्ट को देने में, तो 3 से 4 घंटे भी मैं उसे लगाता हूँ उसे एनालाइज करने में। अगर तुम इन सारे सीक्रेट्स को 4 से 5 महीने या अपने नीट के पूरे ड्यूरेशन में फॉलो करते हो ना, मैं लिख के तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम्हें नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखो, अगली चीज़ जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी प्रिपरेशन में थी ना, वो थी ये शीट, जिसको ना मैंने जनवरी में बनाया था, जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि सुन भाई, 700 से कम नंबर नहीं चाहिए। ऑल्दो ये जब मैंने अपनी शीट बनाई थी और जब मैंने इसे जब मैंने अपने वॉल पे चिपकाया था, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी, मुझे बहुत ताने पड़ते थे इस चीज़ के ऊपर। बट आज वही लोग ना मेरे से एडवाइस लेते हैं कि हमें बता दो कि हम अपने बच्चों को कैसे सिलेक्ट कर सके, कैसे उनके 700 नंबर आ सके। बट आज यही शीट ना हज़ारों बच्चे बनाते हैं और मुझे अपनी फ़ोटो भेजते हैं कि भैया देखो, मैंने भी ये शीट बनाई है और मुझे भी आपके तरह ही इतने नंबर चाहिए। बाकी अगर तुमने ये शीट बनाई है तो तुम मुझे मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। बाकी मैं तुम्हें भी कहूँगा कि भाई ये शीट जरूर बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक टारगेट रहेगा ना, टारगेट मिलने के बाद ही जाके तुम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुँच पाओगे। अब बात आती है, देखो, जब मैं किसी भी टेस्ट को एनालाइज कर लेता था ना, तो एनालिसिस करने के बाद ना मैं कुछ कॉमन मिस्टेक निकालता था। कॉमन मिस्टेक निकालने के बाद उनको मैं लिखता था। जैसे तुम ये शीट देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि सिली मिस्टेक मत करो ब्रो। इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पूरा पढ़। ठीक है, अब ये सारी की सारी शीट जो थी, इसके अलावा और भी शीट्स थी, वो मेरे सारे घर पे रखे हुए हैं। तो इन सारी शीट्स को ना मैं अपने वॉल पे चिपकाता था। तो जब भी मैं कोई टेस्ट देने जाता था ना, मैं पहले इन शीट्स को पढ़ता था। उस पढ़ने का मेरा मेन मोटो ये रहता था कि ताकि मुझे याद रहे कि भाई मैंने पुराने टेस्ट में क्या गलती करी और नए टेस्ट में मुझे क्या गलती नहीं करनी है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तुम्हें कि भाई ऐसी शीट्स बना के अपने वॉलपेपर पे चिपकाओ, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस हिसाब से फोकस करना और कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, तभी तुम्हें जाके तुम्हारे नंबर इंप्रूव हो पाएंगे। बाकी देखो, टेस्ट कैसे एनालिसिस कर देते हैं ना, उसकी वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। नॉट ओनली दिस थिंग, जब मैं कोई भी गलती करता था ना, तो मैं उसे पर्टिकुलर नोटबुक में लिखता था। जैसे तुम ये देख सकते हो, ये पूरी की पूरी नोटबुक है जो मैंने, जिसमें मेरी सारी गलतियाँ लिखी हुई है कि मैंने ये पूरी की पूरी नोटबुक ये भरी पड़ी है इस चीज़ से कि भाई मैंने क्या क्या गलती करी है। तो ये सारी चीज़ें लिखो, यही सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। अब तुमने टेस्ट भी दे दिया, तुमने उसकी एनालिसिस भी कर लिया और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि भाई टेस्ट को कैसे तुम्हें उसको गलती को कम करना है। अगली चीज़ जो मैंने करी थी ना, वो थी शॉर्ट नोट्स बनाना। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं हर बच्चे को इसलिए कहता हूँ कि अगर शॉर्ट नोट्स बनाने के ना तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है कि लास्ट के कम टाइम में ना तुम ज़्यादा चीज़ रिवाइज कर सकते हो। कोई भी शॉर्ट नोट अगर तुम्हें बनाना हो तो उसे तब बनाओ जब तुम किसी भी चैप्टर का लेक्चर देख लो, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे दो, एक बार कम से कम टेस्ट दे दो और उसकी एनालिसिस कर लो। उसके बाद तुम्हें गलतियाँ पता चल
जाएगी, फिर उसके हिसाब से तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हें क्या की चीज़ ऐड करनी है। ऑल्दो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल दिए, तुम उसे ज्वाइन करके देख सकते हो, बट मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, ताकि तुम्हें खुद बनाओ, ताकि तुम्हें खुद अपने हिसाब से उसे तुम कस्टमाइज़ कर सको। जाते जाते ना मैं तुम्हें छोटी सी एडवाइस दूंगा कि कोई भी एग्जाम ना एक छोटी सी चीज़ मांगती है, वो है सेक्रीफाइस। जब तक तुम किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करोगे तुम्हें चीज़ें नहीं मिलेगी। और तुम मानोगे नहीं कि मैं ना अपने जितने भी मेरे डेली रूटीन हो गया या फिर जो भी चीज़ मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी है उनको मैं पूरा करता था। पूरा करने के लिए मैंने यूज़ किया था रिवॉर्ड मेथड। रिवॉर्ड मेथड में क्या करता था, मैं किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करता था। जैसे मुझे ना फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था, तो मैंने क्या किया था, अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगले जो 4 से 5 महीने ना उसमें मैं कोई भी फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। और लिटरली मैंने 4 से 5 महीने कोई भी फास्ट फूड नहीं खाया, ठीक है। अब क्या होता था कि मुझे क्रेविंग होती रहती, तो क्रेविंग को कम करने के लिए मैं अपने आप से ये कहता था, अगर तूने आज ये टास्क पूरा कर लिया या फिर तेरे किसी पर्टिकुलर टेस्ट में ना इससे ज़्यादा नंबर आ गए तब तो वो खा सकता है। तो मुझे इससे 2 फायदे रहते थे कि मेरी इंप्रूवमेंट भी हो जाती थी और जो मेरी क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाती थी। तो तुम्हें कोई ना कोई चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और तो देखो मेरी ना खुद की मेंटरशिप है जिसमें मैं ना सारे बच्चों को ना यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ और उनका डेली रूटीन में सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर तुम में से किसी को मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना हो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर तुम्हें से कोई भी डिटेल चाहिए तो तुम मेरे को इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड 705 मार्क्स। बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए उसे तुम कमेंट में लिखो और कमेंट में लिख के स्क्रीनशॉट लो और फोटो चिपका के ना अपने वॉल पे लगाओ, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें पूरे साल क्या करना है, पूरे साल तुम्हें क्या करना है जिससे तुम्हारे भी नंबर अच्छे आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और अगर तुम्हें इसी वीडियो को डिटेल चीज चाहिए हो ना, तुम मेरा पूरा का पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है। आई होप से कि यार ये वीडियो में ना तुम्हें पता चला हो कि भाई मैंने कैसे 705 नंबर लाए थे। और तो देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इनिशियली 5-6 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता है कि तुम इन सब चीज़ों को फॉलो ना करो, बट एक बार जब रूटीन में आ जाती है ना तो चीज़ें तुम आराम से पॉपअप कर जाते हो, ठीक है। बट द ओनली थिंग जो कि मैटर करती है कि है तुम्हारा तुम क्या जो तुमने कमिटमेंट किया क्या तुम उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या तुम डिसिप्लिन हो या नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी तुम्हें इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्या चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।